इस लॉकडाउन में ऐसे ही पढ़ाई करना होगा, नहीं तो पेपर हमारा एमपी टेट का जो पेपर है वो 19 सितंबर से लगभग उम्मीद है कि 19 सितंबर से पेपर होगा। तो सभी लोग अच्छी तरह पढ़ते रहें और बिल्कुल भी, क्योंकि लॉकडाउन है और पढ़ाई के अलावा और कुछ करना भी नहीं है, क्या कर सकते हैं और पढ़ाई के अलावा भाई। तो अच्छी तरह पढ़ते रहें और बिल्कुल भी पेपर होगा, ये पक्की बात है, 100% पेपर आपका होगा। और ये ध्यान रखना, जो लोग पढ़ रहे हैं सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होगा जो तैयारी कर रहे हैं। जो लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि पेपर होगा नहीं, हम तो लास्ट 1 महीने में या 2 महीने में तैयारी कर लेंगे, तो ये आपका वहम है, क्योंकि ये कोई 10th 12th का एग्ज़ाम नहीं है जो आपको जितना पढ़ाया जाए उसी में से आ जाए। कुछ आपको जगह कई किताबों से और कई किताबों से आपको मतलब पढ़ना होगा और कई प्रकार के अनुभव आपको लेने होंगे, तब क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराते जाएंगे। जैसे जो पावलोव का सिद्धांत है। हेलो दोस्तों, स्टडी विथ हेल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी अधिगम से संबंधित कुछ टॉपिक्स पर। उसमें हमने देखा था सबसे पहले अधिगम का अर्थ, फिर अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के अनुक्षेत्र, अधिगम के वक्र, अधिगम का स्थानांतरण और अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों पर। आज हम अधिगम से संबंधित कुछ सिद्धांतों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, अधिगम के सिद्धांतों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। जो पहले भाग में हम रखते हैं केंद्रीय सिद्धांत, या जिन्हें हम संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस संज्ञानात्मक सिद्धांतों के अंदर उन सिद्धांतों को रखा जाता है जिनमें हमें सीखने के लिए मानसिक क्रियाओं की जरूरत होती है, मतलब चिंतन, मनन, प्रत्यक्षीकरण। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत या केंद्रीय सिद्धांत। इनमें बुद्धि की आवश्यकता होती है, कह सकते हैं इनमें क्या होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत ये मुख्य रूप से रखते हैं हम गेस्टोल सिद्धांत को, सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो कि वंडुरान दिया है, और पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत, और क्षेत्र सिद्धांत जो कि कर्ट लेविन का है। और एक सिद्धांत की चर्चा और करते हैं हम इसमें, टॉलमैन की साइन थ्योरी। ठीक है, तो दूसरा जो भाग रखा है सिद्धांतों का, उसमें हम पढ़ते हैं व्यवहारवादी सिद्धांतों को, या इन्हें ही हम परिधीय सिद्धांत भी कहते हैं, या इन्हें ही हम सहचरवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमें सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। इन सिद्धांतों के अंतर्गत जो हम सीखते हैं उसके लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी, या जिन्हें हम कह सकते हैं गामक क्रियाओं या यांत्रिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांतों के इस ग्रुप के अंतर्गत हमने देखा कि सबसे पहले हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ते हैं, जो कि व्यवहारवाद की नींव माना जाता है। सबसे पहले यही सिद्धांत आया हुआ था। उसके बाद पढ़ते हैं हम पावलोव का सिद्धांत, फिर स्किनर का, फिर C.H. हल का पुनर्वलन का सिद्धांत, और एडविन गुथरी का सामीप्यवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो पहले हम व्यवहारवाद की चर्चा करते हैं। जो व्यवहारवाद की शुरुआत मानी जाती है, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं J.B. वाटसन। J.B. वाटसन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने व्यवहारवाद की संकल्पना को प्रस्तावित किया था और बताया था कि जो सीखने की प्रक्रिया है उस पर सिर्फ वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का उसमें कोई योगदान नहीं होता है।
इनका एक फेमस कथन है जिसमें इन्होंने बताया है कि मुझे आप कुछ बालक दे दीजिए, मुझे आप कुछ बालक दे दीजिए, तो उन बालकों को आप जो कहेंगे मैं वही बना दूंगा। मैं किसी को डॉक्टर बना सकता हूँ, किसी को इंजीनियर बना सकता हूँ, किसी को मैं चोर या डाकू कुछ भी बना सकता हूँ। तो इन्होंने, जो बिहारवादी हैं, इन्होंने मुख्य रूप से बालक के विकास के लिए वातावरण को महत्वपूर्ण माना है। तो अब हम व्यवहारवाद में सबसे पहला सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उस पर चर्चा करने वाले हैं। थॉर्नडाइक भी एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले व्यवहारवादियों में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। उद्दीपक मतलब वातावरण में कोई ऐसी वस्तु जिसके लिए हम आकर्षित होते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, उसे हम उद्दीपक कहते हैं। और अनुक्रिया जो उस वस्तु को पाने के लिए जो हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुक्रिया। उद्दीपक को इंग्लिश में स्टिमुलस कहा जाता है और अनुक्रिया को रिस्पॉन्स। तो इस सिद्धांत का एक और नाम हो जाता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस का एस और रिस्पॉन्स का आर ले लेते हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है एसआर थ्योरी। इस सिद्धांत को हम अधिगम का बंद सिद्धांत भी कहते हैं और बंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बॉन्ड। तो इस सिद्धांत का एक नाम और हो जाता है बॉन्ड थ्योरी। इस सिद्धांत का ही दूसरा नाम एक है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत। और प्रयास को इंग्लिश में ट्रायल और त्रुटि को इंग्लिश में एरर कहा जाता है। तो इसका एक और नाम हो जाता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस सिद्धांत को हम संबंधवाद का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और संबंधवाद को अंग्रेजी में कहते हैं कनेक्शनिज्म। तो इसका एक नाम और हो जाता है हमारा कनेक्शनिज्म थ्योरी। और भी बहुत सारे नाम हैं जैसे चयन का सिद्धांत है। यही सभी थॉर्नडाइक के जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत हैं इनके उपनाम हैं। तो कई बार पेपर में उपनाम भी पूछ ले जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है, तो इसलिए हमने इसमें चर्चा की है। ठीक है, देखिए जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1858 में इस सिद्धांत की नींव रखी थी। उन्होंने एक शोध पत्र जारी किया था जिसे हम कहते हैं एनिमल इंटेलिजेंस। और एक इन्होंने इस सिद्धांत को जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी वो 1913 में प्राप्त हुई थी। इनकी ये बुक है एक एजुकेशनल साइकोलॉजी जिसमें इन्हें इसकी व्याख्या की है। जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने अपने इस सिद्धांत को अपने सिद्धांत में एक प्रयोग किया था जिसमें इन्होंने एक पजल बॉक्स बनाई थी। उसमें जो प्रयोग किया था वो जानवर लिया था इन्होंने बिल्ली को इन्होंने एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया था और इस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने इस प्रयोग के माध्यम से इन्होंने समझाया था कैसे हम उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध बनाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं, पहले प्रयोग की चर्चा करते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक पजल बॉक्स बनाई और उसमें एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और पजल बॉक्स में एक लीवर लगाया। इन्होंने लीवर लगाया मतलब जिस पर अगर बिल्ली का पंजा पड़ जाए तो पजल बॉक्स का दरवाज़ा खुल जाता था। पजल बॉक्स में इन्होंने एक फ्रीक्वेंसी मीटर भी लगाया जिससे क्या होता है, अगर बिल्ली इधर उधर पंजा मारती है तो फ्रीक्वेंसी उस मीटर पर रीडिंग दे देती है। इन्होंने भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद कर दिया
और बाहर इन्होंने बिल्ली को खाने के लिए एक मछली का टुकड़ा रखा। जैसे ही बिल्ली ने मछली के टुकड़े को देखा, क्योंकि बिल्ली भूखी थी, तो उसने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट की। इधर उधर उसने क्या किया, हाथ पंजे मारने स्टार्ट कर दिए। तो यही पंजे मारने को हमने कहा है प्रयास। चूंकि प्रयास सफल नहीं थे, इसलिए इसको हमने एरर नाम कहा। प्रयास सफल नहीं थे क्योंकि इधर उधर उसने पंजे मारे, और पंजा मारने के बाद तो वो प्रयास तो कर रही है, लेकिन प्रयास कैसे थे, त्रुटियां थी वो। और जैसे ही वो प्रयास करती रही तो संयोगवश उसका पंजा लीवर पर पड़ गया, और लीवर दबने के कारण पिंजरे का दरवाज़ा खुला और बिल्ली ने क्या किया, मछली का टुकड़ा खा लिया। इस प्रयोग को कई बार दोहराने के बाद देखा कि जो फ्रीक्वेंसी मीटर पर क्या था, बिल्ली के प्रयासों की संख्या रीडिंग आ जाती थी उस पर कि बिल्ली ने कितने प्रयास के बाद दरवाज़ा खोला। तो जैसे जैसे इस प्रयोग को दोहराया गया तो देखा कि फ्रीक्वेंसी मीटर पर प्रयासों की संख्या कम होने लगी, क्योंकि बिल्ली दरवाज़ा खोलना सीख रही थी। या हम कह सकते हैं उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में बॉन्ड स्थापित हो रहा था, बंध बन रहा था उनके बीच में। और एक समय ऐसा आया कि बिल्ली सिर्फ एक ही प्रयास में बाहर निकल जाती थी। तो थॉर्नडाइक इस प्रयोग के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच में संबंध को अधिगम का इन्होंने क्या माना है, आधार माना है। ये कहते हैं अगर उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में बॉन्ड बन जाए तो अधिगम आसान हो जाता है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए इन्होंने 3 नियम दिए हैं, जिन्हें मुख्य नियम कहते हैं हम, और 5 गौण नियम दिए हैं। 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए हैं इन्होंने। पहले मुख्य नियम की चर्चा करते हैं। मुख्य नियम में सबसे पहले जो नियम आता है वो है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, यह नियम बताता है, या इस नियम की संकल्पना हमें समझाती है कि अगर हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं या किसी कार्य को करने की हमारी इच्छा होती है तो वह कार्य हम आसानी से कर लेते हैं। या हम कह सकते हैं बालक कोई विषय वस्तु पढ़ने के लिए अगर तैयार है या तत्पर है तो बालक उस विषय वस्तु को आसानी से अधिगम कर लेता है या आसानी से सीख लेता है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम तैयारी का नियम या प्रवृत्ति का नियम भी कहा जाता है। तैयारी का नियम, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, इस नियम के बारे में एक फेमस कथन आता है कि घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि बालक को जब तक तत्पर ना किया जाए तो भले ही उसको स्कूल बुलाओ या ट्यूशन बुलाओ, अगर बालक को तत्पर ना किया जाए तो उसको हम सिखा नहीं सकते हैं। तो तत्परता का नियम हमारा क्या कहता है कि बालक को हमें सीखने के लिए सबसे पहले तत्पर करना चाहिए। तभी आपने देखा होगा, सुना होगा कभी कि कक्षा शिक्षण में हम पहले प्रस्तावना कौशल का यूज करते हैं। प्रस्तावना कौशल का मतलब है कि बालक को हम तत्पर करते हैं, बालक से पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस विषय में रुचि जागृत करने के लिए, जिससे बालक क्या होता है, तत्पर होता है और सीखने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा हमारा नियम है अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक ने दूसरा जो मुख्य नियम बताया है वह है अभ्यास का नियम। इसे श्रम का नियम या उपयोग या अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी कहते हैं। थॉर्नडाइक कहते हैं अगर हम विषय वस्तु सीख रहे हैं उसको हम बार बार दोहराएं तो क्या होगा, जो एस और आर के बीच में जो बॉन्ड है वो दृढ़ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मजबूत
हो जाएगा। इसका उपयोग हमने देखा होगा कि हम बालकों को क्या करते हैं, गृह कार्य देते हैं, होमवर्क देते हैं करने के लिए। तो होमवर्क का मतलब क्या होता है कि जो हमने स्कूल में पढ़ा है उसे ही बालक घर में दोहराएगा। तो जो होमवर्क देते हैं हम वो किस लिए देते हैं, दोहराने के लिए। तो ये थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा नियम है, अभ्यास का नियम। किसी विषय वस्तु को हम बार बार दोहराते हैं तो वह विषय वस्तु क्या होती है, उस हम मजबूती से सीख जाते हैं। इस सिद्धांत के बारे में भी एक फेमस कथन है जिसे हम कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। अभ्यास का नियम हमें बताता है कि अगर हम किसी विषय वस्तु को बार बार प्रयास करें, बार बार उसको दोहराएं, तो क्या होता है कि जो हम अधिगम होता है वो हमारा स्थायी हो जाता है। अगला जो सिद्धांत हम देखते हैं और नियम जो देखते हैं वो है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम हमें बताता है कि सीखने में सुखद अनुभव बालक को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। सीखने में सुखद अनुभव हमें प्राप्त होते हैं तो क्या होता है कि वो बालक को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, और दुखद अनुभव क्या करते हैं, हमें नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड, सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड को महत्वपूर्ण माना जाता है, यह प्रकाश डालते हैं। यदि बच्चा सीख रहा है तो अगर हमें उसे पुरस्कार दिया जाए तो बालक सीखना के लिए प्रोत्साहित होगा और उसे सीखने के लिए क्या होगी, प्रेरणा प्राप्त होगी। और यदि हम बालक को जब बालक सीख रहा है तो अगर उसे हम दंड दें तो बालक में नकारात्मक भाव पैदा होगा और उसे बालक क्या होगा, सीखने के लिए निरुत्साहित हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जिस कार्य को करने के लिए जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य में अगर हमें संतोष की प्राप्ति होती है तो हम उस कार्य को बार बार करने की कोशिश करते हैं। अगर जिस कार्य को करने में हमें असंतोष की प्राप्ति होती है तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करते हैं। तो जैसे ही बालक कोई कार्य कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे पुरस्कार देंगे तो बालक उसको पुरस्कार के कारण क्या होगा, उसको संतोष की प्राप्ति होगी और उस बालक उसी कार्य को फिर दोबारा करने की कोशिश करेगा। तो इस सिद्धांत का एक नाम और होता है संतोष या असंतोष का सिद्धांत, क्योंकि बालक जिस कार्य को करेगा अगर उसे संतोष की प्राप्ति होगी तो उस क्रिया को क्या करेगा, वो दोबारा दोहराएगा। तो थॉर्नडाइक के हमने 3 नियमों के बारे में, जो मुख्य नियम है उनके बारे में चर्चा की है अभी। तत्परता का नियम, इसे हम तैयारी का नियम भी कहते हैं। अभ्यास का नियम, इसे श्रम का नियम या उपयोग का नियम भी कहा जाता है। और प्रभाव का नियम या इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। प्रभाव के नियम के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण कथन है जिसे हम कहते हैं सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं होता है। मतलब अगर हमें सफलता प्राप्त होगी तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, क्योंकि उस कार्य को करने में हमें क्या होगा, संतुष्टि मिलेगी। अब हम चर्चा करते हैं थॉर्नडाइक के गौण नियम पर। इसमें पहला जो नियम है हमारा, बहु अनुक्रिया का नियम। देखिए थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत की शुरुआत है वो बहु अनुक्रिया के नियम से ही मानी जाती है, क्योंकि जैसे ही बिल्ली को उसमें बंद किया था तो उसने सबसे पहले क्या किया था, बहुत सारी अनुक्रियाएं की थी। भले ही वो त्रुटि थी लेकिन क्या की थी, उसने बहुत सारी अनुक्रिया, मल्टीपल रिस्पॉन्स उसमें पिंजरे के अंदर किया था। ठीक है, तो यह सिद्धांत हमें बताता है कि हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे तरीके खोजने पड़ते हैं पहले, और बहुत सारे तरीकों में से कोई एक तरीका ऐसा होता है
जो हमें सफल बनाता है। दूसरा नियम है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, यह नियम हमें ये बताता है कि अगर हम क्रियाओं को आंशिक रूप से करते हैं या टारगेट को हम छोटा छोटा बनाते हैं तो उस कार्य को करने में हमें क्या होती है, सफलता प्राप्त होती है। तीसरा नियम जो गौड़ नियम है, वो हम जो तीसरा गौड़ नियम हम पढ़ रहे हैं वो है सहचर परिवर्तन का नियम। सहचर परिवर्तन का नियम, सहचर परिवर्तन का नियम बताता है कि अगर हम एक उद्दीपक के साथ, जैसे बिल्ली थी, बिल्ली क्या कर रही थी, अनुक्रिया किस उद्दीपक के प्रति कर रही थी, मछली के प्रति या भोजन के प्रति। अगर हम उस उद्दीपक के साथ किसी कृत्रिम उद्दीपक को जोड़ दें तो जो क्रिया हम स्वाभाविक उद्दीपक के साथ करते हैं, तो अगर हम उसको कृत्रिम उद्दीपक के साथ जोड़ दें तो वही क्रिया हम कृत्रिम उद्दीपक के साथ भी जोड़ सकते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं, जो सहचर परिवर्तन का सिद्धांत है, इसके आधार पर ही जो पावलोव का सिद्धांत है जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, पूरा का सिद्धांत इसी सहचर परिवर्तन के सिद्धांत पर टिका हुआ है। उसमें क्या करते थे हम, जैसे सहचर परिवर्तन क्या है कि जैसे कुत्ते को जो लार आती थी वो भोजन को देखकर आती थी, भोजन को देखकर क्या आती थी, लार आती थी। पावलोव ने क्या किया कि भोजन के पहले घंटी बजाने लगे, वो घंटी की ध्वनि करने लगे। अब क्या हुआ, जो स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पावलोव के सिद्धांत में अच्छी तरह। उद्दीपक था, उसके साथ घंटी बजाने से उनकी जो रिस्पॉन्स, लार आने की जो क्रिया थी वो क्या हो जाती है, घंटी बजाने से क्या हो जाती है, अनुकूलित हो जाती है। जैसे ही प्रयोग को आगे किया जाता है तो क्या होता है कि भले ही भोजन न दो कुत्ते को भले ही भोजन न दो, लेकिन जैसे ही घंटी बजाओगे वो लार, कुत्ते के मुंह में लार आने लगती थी। तो ये क्या होता है, सहचर परिवर्तन का नियम। मतलब एक उद्दीपक के साथ दूसरे उद्दीपक को जोड़ देने से जो कृत्रिम उद्दीपक होता है उसके साथ भी वही क्रिया घटित होने लगती है जो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ घटित होती है। ठीक है। अगला जो नियम है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। यह नियम हमें बताता है कि सीखने के लिए जैसी हमारी मानसिक स्थिति होती है उसी प्रकार से हम अधिगम करते हैं। जैसे हमारी मानसिक स्थिति अच्छी है, जैसी हमारी सोच अच्छी है, तो हम क्या करेंगे, अधिगम को भी उसी प्रकार करेंगे, या कोई भी कार्य हो हम उसको उसी प्रकार अच्छी तरह करते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल देते हैं आपको कि एक क्लास है, उसमें 3 तरह के बालक हैं। एक बालक है जो सिर्फ परीक्षा में क्या होता है, पास ही होना चाहता है, सिर्फ पास ही होना चाहता है। दूसरा एक बालक है वो क्या करता है, क्लास पे टॉप आने के लिए पढ़ाई करता है। तीसरा जो बालक है वो इसलिए पढ़ाई करता है कि वो उस कार्य में निपुण हो जाए, उस कार्य में मास्टरी हासिल कर ले। तो देखिए इन तीनों की सोच में अंतर है। एक तो सिर्फ क्या करना चाहता है, पढ़ाई पास होने के लिए, तो इसकी सोच छोटी है। एक क्या होता है, क्लास में क्या करता है, टॉप आने के लिए, सिर्फ टॉप आने के लिए पढ़ता है, तो इसकी सोच इससे ठीक है। और एक बालक है जो अपनी पढ़ाई कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है कि उसमें उसे निपुणता हासिल हो जाए, वह उसमें मास्टरी हासिल कर ले। ठीक है, तो इसकी सोच सबसे अच्छी है। तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि अगर सोच जैसी बालक की सोच होगी, सीखने का प्रभाव वैसा ही उस पर पड़ेगा। अगला नियम है आत्मीकरण का नियम या पूर्व अनुभवों का नियम या सादृश्यता का नियम। यह सिद्धांत हमें बताता है, पहले तो आत्मीकरण का मतलब समझेंगे। आत्मीकरण का मतलब होता है हम में समाहित होना, हमारी रग रग में बसा हुआ।
या इसे हम कहते हैं पूर्व अनुभवों का नियम। मतलब जो अनुभव हमने पहले प्राप्त किए हैं, पूर्व अनुभव की बात हो रही है। या सादृश्यता का नियम, मतलब पहले हम कुछ क्रिया ऐसी कर चुके हैं, उसी के आधार पर अब जो क्रिया करेंगे, सादृश्यता का नियम। ठीक है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हम जिस विषय वस्तु को आत्मसात कर लेते हैं या पुराना जो सीखा हुआ है उसे हम वर्तमान में उपयोग करते हैं, उसके साथ जोड़कर सीखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आत्मीकरण का नियम। इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे एक माँ है, एक माँ अपने बेटे से बिछड़ जाती है, माँ अपने बेटे से बिछड़ जाती है, तो वह ऐसी उसके खिलौने के साथ भी ऐसी अनुक्रियाएं करती हैं जैसे वो अपने बेटे के साथ करती थी। तो ये क्या होता है, सादृश्यता का नियम। क्योंकि पहले उसके पूर्व अनुभव क्या थे, बालक के साथ जो व्यवहार करती थी उसी को वह उनके खिलौनों के साथ करती है। एक दूसरा एग्जाम्पल इसमें है कि एक उसमें फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था राजस्थान में, ये कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बिछड़ जाती है तो वह उसकी तस्वीरों के साथ भी वैसे ही बातें करती है। इसे कहती है पूर्व अनुभवों का नियम या आत्मीकरण का नियम। ठीक है। तो एक बार फिर देखते हैं। थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांत दिए हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं। पहले जो हम बात कर रहे थे मुख्य नियमों की, जो तत्परता का नियम, तैयारी का नियम या प्रवृत्ति का नियम कहते हैं। दूसरा है अभ्यास का नियम। तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम के आधार पर ही हमारा जो स्किनर का सिद्धांत, जो हम आगे पढ़ेंगे इसी क्रम में, प्रभाव के नियम के आधार पर ही स्किनर का सिद्धांत टिका हुआ है। गौण नियमों की बात करेंगे हम। पहला है भवन क्रिया का नियम, दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा है सहचर परिवर्तन का नियम, चौथा है मानसिक स्थिति का नियम और पांचवा है आत्मीकरण का नियम या पूर्व अनुभवों का नियम। अब हम देखते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत के शैक्षिक उपयोग। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के शैक्षिक उपयोग, देखिए पहला उपयोग है छात्रों को नवीन ज्ञान के लिए तत्पर करना। बिल्कुल जो हमने चर्चा की है, यह थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम पर आधारित है। दूसरा है उन्हें पुरस्कार व प्रोत्साहन देना। यह थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। जैसे हमने चर्चा की थी कि जिस कार्य को करने के लिए बालक को क्या होती है, संतोष की प्राप्ति होती है, तो बालक उस कार्य को बार बार करता है। तीसरा है CW क्लास वर्क तथा HW होमवर्क का अभ्यास कराना। मतलब इसमें अभ्यास की बात हुई है। ठीक है, बार बार क्रिया करने की बात, मतलब बार बार उस चीज को, विषय वस्तु को दोहराने की बात हुई है, तो यह अभ्यास के नियम से संबंधित है। चौथा है प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुंचाना। देखिए अगर हम प्रश्नों के बालकों को प्रश्नों के सही उत्तर तक ले जाएंगे तो क्या होगा, बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसको सही उत्तर मिल गया तो उसमें क्या होगा, संतोष की प्राप्ति होगी। तो जो ये चौथा वाला है प्रश्नों के सही उत्तर तक ले जाना, तो ये क्या होगा, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। पांचवा है गणितीय संक्रियाएं सिखाना। ये अभ्यास का नियम है, बार बार हम गणितीय संक्रियाएं करेंगे तो हम उनको सीख जाएंगे। और छठवां है शुद्ध उच्चारण सिखाना। ये भी क्या है, हमारा अभ्यास के नियम से संबंधित है, ट्रायल एंड एरर, क्योंकि बालकों को जब हम शुद्ध उच्चारण सिखाते हैं उनको बार बार प्रयास कराना पड़ता है। अब देखते हैं इसको हम, मानव गामक कौशल। देखिए थॉर्नडाइक के ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाई बांधना थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है, तो सीधा है अभ्यास का नियम, क्योंकि बार बार हम क्या या अभ्यास का नियम अभ्यास कर सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं किस सिद्धांत से संबंधित हो, ट्राई एंड एरर। मतलब पहले हम प्रयास करेंगे और फिर उसमें क्या होगी, प्रयास होंगे जो हमारी त्रुटि होगी, और एक जैसे बार बार जैसे अभ्यास करेंगे वैसे ही क्या होगा, हमारा एक जो प्रयास होगा वो सफल प्रयास होगा। तो जो थॉर्नडाइक का नियम है वो निम्न कौशलों को सीखने में यूज होता है। सबसे पहले तैरना। जब हम तैरते हैं तो उसमें क्या करते हैं,
उसमें भी फिजिकल एक्टिविटी भाव अनुक्रिया होती है और बाद में क्या करते हैं हम प्रयास करने के बाद एक सही अनुक्रिया का चयन कर लेते हैं। दूसरा है साइकिल चलाना, इसे भी हम अभ्यास से या ट्रायल एरर से सीखते हैं। ड्राइविंग सीखना सेम है। टाइपिंग सीखना, देखिए टाइपिंग हम सीखते हैं तो इसमें भी क्या करते हैं हम ट्रायल एंड एरर, कुछ गलतियां करते हैं और जब उनको बार बार हम जैसे ही उनका अभ्यास करेंगे तो क्या होगा वो हम उनको सीख जाते हैं। टाई बांधना आदि चीज़ें क्या होती है प्रयास एवं भूल पर आधारित होती हैं। देखिए जो थार्डाइक का सिद्धांत है इसमें क्या हुआ है कि थार्डाइक के सिद्धांत क्या है करके सीखने पर आधारित है और जब करके सीखने पर आधारित है तो छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि बालकों को हम क्या करते हैं छोटे बालकों को करके सिखाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें सिर्फ गामा कौशल सिखाए जाते हैं या गामा कौशलों की आवश्यकता होती है। यह जो सिद्धांत है वो मंद बुद्धि बालकों के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि बुद्धि की आवश्यकता होती ही नहीं है। जैसे हम ड्राइविंग सीखने जा रहे हैं, अगर हम किसी बालक को ले जाएं, दो बालकों को ले जाएं, एक बहुत इंटेलिजेंट बालक हो बुद्धिमान बालक, एक बालक सामान्य हो या मंद बुद्धि हो, तो ड्राइवर सीखने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि जो इंटेलिजेंट बालक है वो जल्दी ड्राइविंग सीख जाएगा, क्योंकि ड्राइविंग सीखने में बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत का ये दोष माना जाता है वो है कि जो थॉर्नडाइक का क्या पूरे व्यवहारवाद का ही ये दोष माना जाता है कि इन्होंने मानव को एक यांत्रिक या एक मशीन की तरह माना हुआ है, क्योंकि बस ट्रायल कराते जाओ प्रयास करा चलाते जाओ वो सीखते जाएंगे। ठीक है, इसमें बुद्धि की कोई चर्चा नहीं हुई है। तो इन सिद्धांतों को क्या माना गया है, इन सिद्धांतों का दोष है जो व्यवहारवाद है कि व्यवहारवादी सिद्धांतों का कि इन्होंने मानव को एक मशीन की तरह बता दिया है। अब हम देखते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बाद हम चलते हैं अब वो देखते हैं हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इवान पेट्रोविच पावलोव जो कि रूस के मनोवैज्ञानिक थे और इनका सिद्धांत थॉर्नडाइक के सहचर परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है या सहचर परिवर्तन के नियम पर आधारित है। जो पावलोव थे वो मुख्य रूप से क्या थे, एक शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे, एक जीव शास्त्री थे और इनको 1904 में पाचन व्यवस्था के लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। इस सिद्धांत की हम देखते हैं अन्य नाम पहले। इस सिद्धांत को संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, अनुबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, कंडीशनिंग थ्योरी, सीआर थ्योरी। इस सिद्धांत को ही प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, पारंपरिक अनुकूलन का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए इस सिद्धांत में जो पावलोव की बात करते हैं तो पावलोव ने अनैच्छिक क्रियाओं पर चर्चा की है, ऐसी क्रियाएं जिन पर मनुष्य का या प्राणी का कंट्रोल नहीं होता है। और इसके विपरीत जैसे ही हम पढ़ेंगे स्किनर का सिद्धांत तो उन्होंने की है ऐच्छिक क्रियाओं की बात। स्किनर ने किसकी बात की है, ऐच्छिक क्रियाओं की बात। जैसे अनैच्छिक क्रियाओं की बात करते हैं, जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति आ जाए तो हम उसकी फ़ोटो हमारी आंखों में आ जाती है, क्या हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी आंखों के सामने कोई हवा का झोंका तेज आ जाए तो क्या होता है, हमारी पलकें बंद हो जाती हैं, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, भोजन को देखकर लार आ जाना ये भी अनैच्छिक क्रिया है। बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाएं हो सकती हैं हमारी। तो जो हमारे पावलोव हैं उन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो अनैच्छिक क्रियाओं के आधार पर दिया है, अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में चर्चा इन्होंने की है। देखिए देखते हैं इसमें पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कृत्रिम उद्दीपक का सहचर स्थापित किया और सिद्ध किया कि अनुक्रिया भोजन के बजाय ध्वनि से अनुबंधित हो जाती है, ध्वनि वातावरण से आई है, पावलोव का व्यवहारवाद है। ठीक है, पावलोव थे, इनके प्रयोग के बारे में चर्चा करते हैं। पावलोव थे, इन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। इनके प्रयोग का मुख्य आधार था कि अगर कोई स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति
कोई जीव अनुक्रिया करता है, अगर उस स्वाभाविक उद्दीपक के साथ हम कृत्रिम उद्दीपक को जोड़ दें और बाद में फिर स्वाभाविक उद्दीपक को हटा लें, तो जो क्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के साथ हो रही थी वही क्रिया क्या होती है, कृत्रिम उद्दीपक के साथ होने लगती है। कैसे? इन्होंने जो प्रयोग किया क्या था, एक कुत्ता पालते थे, खुद ही उसको कुत्ते को क्या देते थे, भोजन देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने क्या किया कि जैसे ही प्लेट रखी और भोजन आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, लेट हो गया भोजन आने में, तो क्या देखते हैं, कुत्ता प्लेट को देखकर ही क्या करता है, लार गिराने लगता है। इन्होंने देखा भाई ये क्या बात है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और अपने सिद्धांत को फिर उन्होंने वहाँ से प्रारंभ किया। इन्होंने किया, एक बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद इन्होंने उस कुत्ते को क्या किया, बॉक्स में बंद कर दिया और बांध दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने भोजन लाए, तो ऐसे ही कुछ दिनों तक ये भोजन देते रहे। तो भोजन को देखकर क्या हुआ, कुत्ते को लार आने लगी। अब इन्होंने क्या किया, भोजन के साथ क्या किया इन्होंने कि सबसे पहले इन्होंने घंटी बजाई, घंटी की आवाज़ की, और उसके बाद भोजन देते रहे। कुत्ता तो जैसे कुत्ता पहले क्या भोजन को देखकर लार गिरा रहा था, लेकिन ये ज़बरदस्ती क्या कर रहे थे, भोजन देने से पहले घंटी को बजा रहे थे। जैसे ही घंटी को बजाते भोजन दे देते कुत्ते को, तो कुत्ता क्या होता, भोजन लाते तो कुत्ते को लार आने लगती। ऐसे ही प्रोसेस चलती रही। अब कुत्ते ने क्या किया, कुत्ते के साथ क्या हुआ, उसने अनुबंध बना लिया, किसका, घंटी का और भोजन का। जैसे ही घंटी बजती, भोजन मिलता और कुत्ता लार आ जाती उसको। अब क्या किया पावलाव ने, अब भोजन को हटा लिया, मतलब अब सिर्फ घंटी बजाई पावलाव ने, और कुत्ता क्या करने लगा, लार निकालने लगा। ठीक है। तो ये बन गया हमारा सहचर, एसोसिएशन। मतलब ये हमारा क्या हो गया, कुत्ता क्या हो गया, अब अनुकूलित हो गया। कुत्ता की जो लार जो रिस्पॉन्स थी वो किसके साथ अनुकूलित हो गई, हमारी घंटी के साथ। तो इनके सिद्धांत है जो 3 चरणों में पूर्ण होता है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, भोजन को अकेले देते हैं, तो भी जो क्या आती है, लार आती है। फिर ध्वनि बजाते हैं, या मतलब घंटी बजाते हैं, उसके साथ भोजन को देते हैं, तो क्या आती, तो भी लार आती है। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि सिर्फ घंटी को बजाने से ही कुत्ता क्या करता है, लार देने लगता है। तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें बताएं आपको। जो भोजन है, या हम ये कह सकते हैं भोजन है, तो भोजन को हिंदी नाम तो लिखा नहीं आएगा। भोजन को हम कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, एक ही बात होती है। स्वाभाविक उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक, इसको हम कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलेट। तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, भोजन को यूएस, अनकंडीशनल स्टिमुलेट। और भोजन को देखकर जो लार आती है वो क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक होगा, तो स्वाभाविक क्या होगी, अनुक्रिया होगी। स्वाभाविक उद्दीपक के साथ क्या होगी, स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। तो अनकंडीशनल स्टिमुलेट के साथ जो लार आएगी भोजन को देखकर, वो होगी अनुबंधित अनुक्रिया, यानी इसको कहेंगे हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, UR। ठीक है। और जो घंटी होगी वो होगी कृत्रिम उद्दीपक, या इसको हम कहेंगे अनुबंधित उद्दीपक, क्योंकि इसके साथ ही अनुबंधन, जो कुत्ते का जो क्या है, अनुबंधन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम अनुबंधित, इसमें थोड़ा टाइप सही है, अनुबंधी लिखा हुआ है, उसमें है अनुबंधित उद्दीपक, यानी कंडीशन स्टिमुलेट, यानी कंडीशन रख दी है, तो इसको बोलेंगे हम अनुबंधित उद्दीपक। किसको, घंटी को। अनुबंधित अनुक्रिया, घंटी के साथ अगर घंटी के बजाने से या ध्वनि के आने से लार आती है, तो उसे क्या कहती है हम, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, क्योंकि वो क्रिया क्या हो गई है, अनुबंधित हो गई है। अब देखते हैं पावलाव के सिद्धांत को। इन्होंने जो सिद्धांत है वो 3 चरणों में पूरा होता है। पहला, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनुबंधन के चरण, उद्दीपक की प्रकृति और अनुक्रिया की प्रकृति। सबसे पहले क्या होता है, अनुबंधन के पूर्व, मतलब जब अनुबंधन नहीं हुआ था उसके पूर्व 3 स्टेप हैं। एक है अनुबंधन के पूर्व, एक है अनुबंधन के समय, जब अनुबंधन बन रहा होता है,
अनुकूलन हो रहा होता है, और एक है अनुबंधन के पश्चात। सबसे पहले अनुबंधन के पूर्व। देखिए अनुबंधन के पूर्व भोजन, अनुबंधन के पूर्व भोजन है वो क्या होगा, स्वाभाविक उद्दीपक। तो लिखा है अनकंडीशनल स्टिमुलेट। और भोजन को जैसे कुत्ते के सामने रखते हैं तो लार आती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया। या इसको कह सकते हैं हम स्वाभाविक उद्दीपक भोजन को, और लार को कहते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया। या इसे कह सकते हैं हम अनुबंधित उद्दीपक भोजन और अननुबंधित अनुक्रिया लार का आना, पहले स्टेप में। दूसरा जब जो स्टेप आता है उसमें अनुबंधन के समय, जब क्या होता है, अनुबंधन चल रहा होता है, तो पहले क्या करते हैं, पहले ध्वनि की आवाज़ सुनाते हैं, घंटी की आवाज़ सुनाते हैं। कंडीशन स्टिमुलेट हो गया, ध्वनि कंडीशन देना चाह रहे हैं हम उसे, अनुबंधित करना चाह रहे हैं। और दूसरा क्या है, भोजन अनकंडीशनल स्टिमुलेट। देखिए ध्वनि अनुबंधित उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक, और भोजन क्या है, अनुबंधित उद्दीपक। या इसको कह सकते हैं हम भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक। अब यहाँ पर भी जो लार आ रही है वो सिर्फ किसकी वजह से आ रही है, भोजन की वजह से, क्योंकि अभी यहाँ पर अनुबंधन चल रहा है, अनुबंधन नहीं हुआ है। तो लार भी क्या होगी, यहाँ भोजन के प्रति आएगी यहाँ पर लार, तो क्या होगी, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स या अनुबंधित अनुक्रिया। तीसरा जब स्टेप हम देखते हैं अनुबंधन के पश्चात, अब क्या करते हैं, पावलोव ने क्या किया, अब यहाँ से भोजन को हटा लिया, सिर्फ ध्वनि की आवाज़ सुनाई देगी। तो अनुबंधन के पश्चात क्या होता है, ध्वनि कंडीशनल स्टिमुलेट। अब जो लार आएगी, क्योंकि अब जो लार आएगी, लार क्या हो चुकी है, अनुबंधित हो चुकी है, किसके साथ, ध्वनि के साथ। तो यहाँ पर जो लार आएगी वो क्या होगी, अब लार आएगी वो क्या होगी, हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है, अनुबंधन हो चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम। जैसे पहला चरण हम देखते हैं यहाँ पर, अनुबंधन से पूर्व क्या करते हैं हम, सिर्फ यूएस देते हैं। क्या देते हैं, एक मिनट, अनुबंधन से पूर्व हम क्या करते हैं, सिर्फ यूएस देते हैं, यू और एस। ठीक है, और इसके कारण जो आती है हमारी यू आर, पहला स्टॉप यू आर, मतलब यूएस मीन्स अनकंडीशनल स्टिमुलेट यानी भोजन, यू आर मीन्स अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी लार। ठीक है, अब दूसरी स्टेप में क्या करते हैं हम, दूसरे स्टेप में देखते हैं सी एस यानी कंडीशनल स्टिमुलेट प्लस यूएस, कंडीशनल स्टिमुलेट। दूसरा फिर क्या होगा हमारा, हम देंगे सी एस प्लस यू एस, यानी कंडीशनल स्टिमुलेट क्या हो जाएगा हमारा, ध्वनि या घंटी की आवाज़, और प्लस क्या देंगे, भोजन, यू एस यानी अनकंडीशनल स्टिमुलेट। और जो इसको देखकर जो अनुक्रिया होगी वो होगी हमारी यू आर, क्योंकि यहाँ पर अभी अनुबंधन नहीं हुआ है, तो क्या होगा, जो यू आर है वो यू एस के हिसाब से आ रही है। ठीक है, तो दो स्टेप पूरे हो जाते हैं हमारे। अब हम देखते हैं तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये पावलोव क्या है, भोजन को हटा लेंगे, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ सी एस होगा, सी एस, और सी एस क्या होगा, कंडीशनल स्टिमुलेट यानी ध्वनि। और इसके जो अनुक्रिया क्या होगी, लार आएगी, वो कैसी होगी, अब सी आर, क्योंकि लार क्या है, अनुबंधित हो चुकी है। तो सी एस इजकल टू क्या हो जाएगा, सी आर। तो ये होता है हमारा पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, 3 स्टेप में पूरा होता है। अब हम देखते हैं, जैसे इस सिद्धांत के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम आपको बताते हैं। इसमें अलग अलग तरह से जब हम क्वेश्चन हल कराएंगे आपसे, इस चैप्टर ये अधिगम समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे कुछ, उसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम चाबी को किसी खूंटी से टांग देते हैं और कभी चाबी को वहाँ से हटा लिया जाए तो भी हम खूंटी के पास पहुँच जाते हैं, ये कौन सा सिद्धांत है, तो ये है अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत या पावलोव का सिद्धांत। ठीक है, कभी कभी हमने सुना होगा कि एक जूते रखते हैं, उस रेक में अगर हम क्या करते हैं, रैक में जैसे हमने जूते रखे और जूतों को कहीं दूसरी जगह उठा के रख देते हैं तो भी हम जूता उठाने वहीं पर पहुंच जाते हैं। ये भी क्या, क्योंकि हम उस जगह के प्रति क्या हो चुके हैं, अनुबंधित हो चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्राचीन अनुबंधन जो पावलोव का सिद्धांत है, उसको उसके निर्धारक तत्व क्या क्या होते हैं।
उसके सतत्व के उस सिद्धांत के निर्धारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह और सुनें, क्योंकि पहले तो आपने जो हमने पढ़ा है उसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, हो सकता है इसके बारे में ना पढ़ा हो। प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक तत्व, सबसे पहले हम देखते हैं उद्दीपकों के बीच सहसंबंध। उद्दीपकों के बीच सहसंबंध मतलब कृत्रिम उद्दीपक जो घंटी बजा रहे थे और भोजन हम दे रहे थे, उनके देने का तरीका क्या है, कैसे कैसे हम उनको दे सकते हैं। तो इनको हम 4 प्रकार से दे सकते हैं। सबसे पहले देते हैं हम सहकालिक अनुबंधन, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस कंडीशन, सहकालिक अनुबंधन। इसमें क्या होता है, जब हम ध्वनि को या घंटी की आवाज़ को और भोजन को, ध्वनि को या घंटी की आवाज़ या भोजन को, या हम कह सकते हैं अनुबंधित उद्दीपक को या अनुबंधित उद्दीपक को एक साथ देते हैं, मतलब साथ साथ दोनों चीज़ें देते हैं, मतलब घंटी भी बजाई वो साथ में भोजन रखती हैं, तो इसे कहते हैं हम सहकालिक अनुबंधन। ये समझेंगे आप, जब हम कुत्ते को घंटी की आवाज़ के साथ साथ, बिल्कुल घंटी की आवाज़ के बिल्कुल साथ साथ हम क्या देंगे, भोजन भी देंगे, तो इसे हम कहते हैं सहकालिक अनुबंधन या साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। दूसरा है बी, विलंबित अनुबंधन। विलंबित अनुबंधन इसको कहते हैं हम डिलेड कंडीशनिंग, विलंबित अनुबंधन। इसमें क्या होगा, जो घंटी की आवाज़ है, घंटी बजाने के तुरंत बाद हम क्या देते हैं, भोजन प्रस्तुत कर देते हैं कुत्ते के सामने। और इसका भी टाइमिंग है, ध्यान रखना, 2 से 5 सेकंड। वैसे तो 2 सेकंड है, लेकिन एक पेपर में 2 सेकंड ऑप्शन में ही नहीं था, तो ऑप्शन में जो सबसे कम होगा उसे हम देख लेते हैं। उसमें 5 ऑप्शन में था, तो हमने इसमें लिख दिया है 2 से 5 सेकंड। मतलब घंटी बजाने के 2 से 5 सेकंड के भीतर ही हमें भोजन क्या दे देना है, कुत्ते के सामने रख देना है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। तीसरा है अवशेष अनुबंध या ट्रेस कंडीशन। अवशेष अनुबंध या ट्रेस कंडीशन, इसमें क्या होता है कि घंटी तो हम पहले बजाते हैं, घंटी तो बिल्कुल हम पहले ही बजाते हैं, लेकिन क्या होता है उसके तुरंत बाद नहीं, कुछ देर बाद क्या कर सकते हैं, हम भोजन देते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा अवशेष अनुबंधन या ट्रेस कंडीशनिंग। पश्चगामी अनुबंधन, बैकवर्ड कंडीशनिंग, चौथा है हमारा। इसमें क्या होता है कि हम भोजन, जो उद्दीपक, जो घंटी होती है हमारी कृत्रिम उद्दीपक, इसको हम पहले नहीं देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पश्चगामी, देखिए इसको हम बाद में देंगे। हम जो चौथे प्रकार का जो अनुबंधन है, उसमें हम क्या करेंगे, पहले भोजन देंगे, बाद में घंटी बजाएंगे। ठीक है, बाद में क्या करेंगे, हम घंटी बजाएंगे। ये क्या है हमारा पश्चगामी अनुबंधन। अब देखिए, इसमें ये पूछा जा सकता है सबसे अच्छा अनुबंधन कौन से प्रकार के, जो उद्दीपन देने का जो हमारा क्या है, उद्दीपकों के बीच जो सहसंबंध है, सबसे अच्छा अनुबंधन किस प्रकार के सहसंबंध से होता है। तो ध्यान रखना, जो सबसे अच्छा जो अनुबंधन होगा वो होगा हमारा दूसरे वाले विलंबित अनुबंधन के आधार पर। देखिए इसमें लिखा भी है सबसे अच्छा अनुबंधन होता है, क्योंकि जैसे ही हमने क्या किया, घंटी बजाई और तुरंत बाद भोजन दे दिया, तो सबसे अच्छा क्या होगा, उसके अंदर अनुबंधन होगा, क्योंकि उसको पता होता है कि घंटी बजाने के तुरंत बाद कुत्ता क्या रहता है, तत्पर भी रहता है। ये बात देखो, और तुरंत क्या हुआ, भोजन दे दिया हमने, तो सबसे अच्छा अनुबंधन होगा, सबसे अच्छा। अब देखते हैं पहले वाला जो सहकालिक है और तीसरे वाला अवशेष अनुबंधन, इससे अनुबंधन तो होगा, लेकिन कम होगा, इससे कम होगा, इन दोनों से कम होता है। और पश्चगामी अनुबंधन होता है, इससे कोई अनुबंधन नहीं होता है, क्योंकि पहले उसको क्या कर दिया, भोजन दे दिया, कुत्ता भोजन को खा गया, फिर घंटी किया, कुछ भी बजाओ। ठीक है, तो क्या होगा, इससे अनुबंधन नहीं होता है। देखिए इसमें लगा है, इसमें अनुबंधन ना के बराबर या बिल्कुल भी नहीं होता है। हम तो ये कहते हैं बिल्कुल भी अनुबंधन नहीं होता है, किससे, पश्चगामी अनुबंधन या बैकवर्ड कंडीशनिंग। देखिए हम इनको एक बार फिर देखते हैं। इसमें क्या है, उद्दीपकों के बीच सहसंबंध, मतलब हम भोजन कुत्ते को कितने तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहला है हमारा सहकालिक अनुबंधन। इसमें क्या होता है, भोजन और घंटी और भोजन एक साथ दिए जाते हैं कुत्ते को। दूसरा है विलंबित अनुबंधन। इसमें क्या होता है, घंटी देने के तुरंत 2 से 5 सेकंड बाद हमने क्या किया जाता है, कुत्ते को भोजन प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है अवशेष अनुबंधन। इसमें क्या होता है, अनुबंधित उद्दीपक के कुछ देर बाद, मतलब पहले घंटी और उसके कुछ देर बाद क्या किया जाता है, भोजन दिया जाता है। और चौथा है हमारा पश्चगामी अनुबंधन। इसमें क्या होता है, पहले भोजन दिया जाता है और बाद में
घंटी बजाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम अनुबंधित उद्दीपक के प्रकार। अनुबंधित यानी स्वाभाविक उद्दीपक के प्रकार कितने हो सकते हैं, ध्यान रखना। अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित मतलब अनकंडीशनिंग स्टिमुलेट कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले होता है प्रवृत्त्यात्मक, या बोल सकते हैं इसे अपीटेटिव, अपीटाइटिव या एपिटाइटिव, प्रवृत्त्यात्मक अनुबंधित उद्दीपक। देखिए, ये उद्दीपक स्वतः एवं स्वगम क्रिया उत्पन्न करते हैं, जैसे खाना पीना दुलारना। मतलब ऐसे उद्दीपक जिनको हम प्राप्त करने के बाद सुख का अनुभव करते हैं। ठीक है, सुगम होता है, ये हमारे लिए अच्छे लगते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसमें क्या है, इनको कहते हैं प्रवृत्त्यात्मक अनुबंधित उद्दीपक, खाना पीना दुलारना, क्योंकि हमें संतोष की प्राप्ति होती है इससे। दूसरा है विमुखी, एवर्सिव। इससे क्या होता है, यह उद्दीपक दुखदायी होते हैं और क्षतिकारक होते हैं। मतलब ये उद्दीपक अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हम क्या करते हैं, उस क्रिया को नहीं करना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं वहाँ से। ठीक है, मतलब हमें ये अप्रसन्नता देते हैं। जैसे इसमें शोर, कड़वा स्वाद, विद्युत आघात। अगर आपको शोर दिया जाए तो आप वहाँ से क्या करो, भागने की कोशिश करोगे, आपके लिए दुखदायी होगा। कड़वा स्वाद यानी कुछ चीज़ हम खा रहे हैं तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। और विद्युत आघात, अगर आपको शॉर्ट दिया जाए तो क्या होगा, हमें वहाँ से भी हम क्या करेंगे, हमको अप्रसन्नता होगी। देखिए नोट में लिखा है कि प्रवृत्त्यात्मक उद्दीपक संतोष तथा प्रसन्नता, जबकि विमुखी उद्दीपक परिहार और पलायन की अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आखिरी हम आगे अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता। अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता, जो हम उद्दीपक, जो अनुबंधित उद्दीपक है, जैसे घंटी है तो घंटी की आवाज़, मतलब तीव्रता का मतलब क्या हुआ, घंटी की आवाज़ कम करें या ज़्यादा करें। तो देखिए इसमें दिया है अनुबंधित उद्दीपक जितना ही तीव्र होगा, अनुबंधित अनुक्रिया के अर्जन की गति उतनी ही अच्छी होती है। मतलब जितना अधिक जो हम उद्दीपक, कृत्रिम उद्दीपक जोड़ना चाह रहे हैं, वो जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा होगा वो क्या होगा, अनुबंधन भी उतना ही अच्छा होगा, या अनुबंधन में किए गए प्रयास कम होंगे। क्योंकि अनुबंधन अगर अच्छा होगा तो अनुबंधन में हम प्रयास किया है कम करेंगे और वो जल्दी सीख जाते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है कि अनुबंधन के पहले घंटी, यहाँ पर दिया है, अनुबंधन के पहले घंटी या ध्वनि को तटस्थ या उद्दीपक कहा जाता है, तटस्थ या न्यूट्रल स्टिमुलेट कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही है कि जब अनुबंधन नहीं हुआ है, जैसे भोजन है, हमने कोई अनुबंधन नहीं किया है और कुत्ते के सामने अभी घंटी बजा दो तो क्या वो लार देगा, बिल्कुल नहीं देगा। क्योंकि जब तक हम उसे अनुबंधित न कर लेंगे तब तक घंटी के बजाने पर क्या होगा, कुत्ता लार नहीं देगा। तो अनुबंधन से, इसमें क्या है, अनुबंधन से पहले की बात की गई है। जब अनुबंधन से पहले घंटी क्या होती है, न्यूट्रल होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसका। और जब अनुबंधित कब होता है, जब उसको भोजन के साथ रखकर कुत्ते को क्या किया जाता है, उसके प्रति अनुबंधित किया जाता है। थॉर्नडाइक के अब हम देखते हैं शैक्षिक प्रयोग। जो जो पावलोव का सिद्धांत है उसके हम शैक्षिक प्रयोग देखते हैं। सबसे पहला है अक्षर विन्यास, शब्द अर्थ एवं भाषा सिखाने में। देखिए जो भाषा सिखाने में है वो हम क्या करते हैं, पावलोव के नियम या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई शब्द सीख रहे हैं, कोई शब्द हमने सीखा है, कोई संकेत हमने सीखा है, तो क्या, जैसे हमने कहा छोटा आ, तो हम छोटा आ को आ ही क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ही हमसे बोला जाता है छोटा आ और साथ में छोटे आ की आकृति हमें दिखाई जाती है, छोटे आ का संकेत हमें दिखाया जाता है, तो इसलिए क्या होता है, हम उससे अनुबंधित हो जाते हैं। जब भी हमें छोटा आ लिखा मिलेगा तो हम उसको छोटा आ ही बोलेंगे, क्योंकि हम उसके प्रति क्या हो गए हैं, अनुबंधित हो गए हैं। कोई भी हो, बालक को हम भाषा सिखाते हैं या पढ़ना, जो भी शब्द वर्णमाला वगैरह जो कुछ भी अक्षर विन्यास हम सिखाते हैं उसे, तो अनुबंधन के आधार पर ही सिखाते हैं। जैसे ही क्या करते हैं हम, उससे कहते हैं ये का बना है, का बनाया, खा बनाया, तो उसके साथ ही हम क्या करते हैं, उसके साथ बोलते हैं ये का है और उसकी आकृति को दिखाते हैं। ठीक है, हमने बालक को जैसे पेन बोलना सिखाया या पंखा सिखाया, उस बालक से बोला ये पंखा है, पंखा, तो बालक ने पंखा शब्द सुना और पंखा को देखा, तो वो एक क्या होता है, एसोसिएशन या सहसंबंध या अनुबंधित हो जाता है। ठीक है, और दूसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। बिल्कुल यही बात जो हमने आपसे की थी, जैसे बालक को हम एप्पल पढ़ाना चाह रहे हैं, ABCD पढ़ा रहे हैं और साथ में हम क्या कहते हैं, A फॉर एप्पल,
A4 एप्पल बताते हैं और साथ में क्या करते हैं, एप्पल का दृश्य, एप्पल को दिखाते भी हैं, साथ में उसका चित्र दिखाते हैं। तो बालक क्या करता है इस एप्पल में, और वो जो शब्द है उसमें क्या करने लगता है, अनुबंधित हो जाता है। पहले जैसे हम क्या करते हैं, बालक को बताया A4 एप्पल, A4 एप्पल, तो बालक A4 एप्पल पढ़ेगा और फिर एप्पल का चित्र दिखाया। जब धीरे धीरे अनुबंधन हो जाएगा तो बालक क्या करने लगता है, एप्पल को देखकर ही एप्पल कहने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अनुबंधन हो जाता है। तीसरा है व्यवहार व दृष्टिकोण का निर्माण या आदत का निर्माण। बिल्कुल, जब हम किसी भी आदत को सीखना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो क्या होता है, अनुबंधन होता है। अनुबंधन के आधार पर ही हम, कोई भी आदत है, हमारी आदत हमें पड़ गई है, तो हम अनुबंधित हो गए हैं उसके प्रति, लेकिन हम अब क्या करेंगे, उसको अनुबंधन के माध्यम से उसको छुड़ा सकते हैं। कोई गलत आदत है या हमें अच्छे व्यवहार को सीखना है, तो क्या करेंगे, कोई बालक कुछ कार्य कर रहा है, उसको हम क्या कर देंगे, टॉफियाँ दे दो भाई, टॉफियाँ दे दो उसको, तो क्या करेगा, उस कार्य को दोबारा दोहराएगा, मतलब वो अनुबंधित हो जाता है। चौथा है पशुओं के प्रशिक्षण में। देखिए, पशुओं के प्रशिक्षण में भी अनुबंधन का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने देखा होगा, एक बंदर बंदर नाटक तो हमने देखा होगा, बंदरिया बंदर आते हैं, तो देखना जब बंदर वो ससुराल जाता है किस पर, तो वो क्या है, वो जो मदारी होता है, वो डंडे के सहारे, बंदर जो कुछ भी करता है वो डंडे के सहारे करता है। तो इनको क्या है, पशुओं के प्रशिक्षण में क्या है, डंडे का उपयोग करते हैं ना हम, जैसे, तो उसमें क्या होता है, हमारा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, मतलब उनको अनुबंधित करा लेते हैं। जैसे रीछ है हमारा, रीछ का जो प्रशिक्षण करते हैं हम, तो उसको पहले क्या करते हैं, हम नचता है, जैसे डमरू पर डमरू बजाते हैं और रीछ नचता है, तो क्या करते हैं उसमें, जैसे पहले क्या होता है कि रीछ को जब प्रशिक्षित किया जाता है, तो ये गर्म प्लेट पर रीछ को चढ़ा दिया जाता है, तो रीछ ऊपर नीचे उछलता है क्योंकि नीचे गर्म प्लेट है, और साथ में डमरू बजाया जाता है। तो डमरू बजाते 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 वो डमरू के प्रति अनुबंधित हो जाता है कि जब भी अब डमरू बजता है तब भी वो रीछ उछलने लगता है। तो ये क्या होता है, अनुबंधन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पावलोव का सिद्धांत। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे स्किनर का सिद्धांत पढ़ने की, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, स्किनर के सिद्धांत और जो पावलोव के सिद्धांत हैं, इन दोनों में अंतर देखेंगे, और फिर इन दोनों सिद्धांतों से संबंधित कुछ शब्दावली है जो कई किताबों में नहीं मिलती है, उस शब्दावली पे हम चर्चा करेंगे। जैसे विलोप है, विलोप हो गया, सामान्यीकरण हो गया, और पुनः प्राप्ति हुई। ठीक है, और ये पुनर्वलन पर चर्चा करेंगे हम आगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस पर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि एक कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये CR है या क्या है ये। जैसे एक एग्जाम्पल एक आया था एक पेपर में, तो उसमें था कि एक क्या था, एक एग्जाम्पल कि एक लड़का अपनी बेवफा प्रेमिका के शहर से नफरत करने लगता है। बेवफा प्रेमिका के शहर से नफरत करने लगता है। तो ये बताइए, इस सिद्धांत में, इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में जो शहर है वो क्या है? ऑप्शन थे CR, दूसरा UCR या UR, तीसरा था हमारा CS, चौथा था US। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा, जो एक प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका के क्या है, उससे शहर से नफरत करने लगता है। तो वास्तविकता में जो स्वाभाविक उद्दीपक था क्या था, प्रेमिका, क्योंकि उसने वास्तविकता में प्रेमिका से नफरत की। अब प्रेमिका हो गई उसके लिए क्या, US, मतलब वास्तविकता में उससे नफरत हुई, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो क्या है, उसके शहर से भी अनुबंधित हो गया है। तो शहर से नफरत करना ये हो जाएगा, शहर जो उसके लिए हो जाएगा वो होगा CS, यानी कंडीशनल स्टिमुलेट, और प्रेमिका से नफरत करना होगा UR, और शहर से नफरत करना होगा, जो रिस्पॉन्स होगी वो होगा CR। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।